Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to start our chapter 8, General Science, Simon O class. This chapter is about atoms. In this chapter, we shall study what is atom, what is its structure, what are elements, about compounds and mixtures. Different things will be discussed. So all students should be attentive. Side by side, you can ask your questions to clear your concepts. Chapter 8, that is about atoms. बट आपको बताया गया यहाँ पे कि everything that is around us, it is made up of tiny particles, mean very small particles, and these particles are called atoms. कि हमारे आसपास की कोई भी चीज है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है और इन पार्टिकल्स को हम एटम्स का नाम देते हैं. एग्जांपल्स देगी आपको कि दिस बुक, द ट्री इज आउटसाइड, ये बुक हो, या जो दरख्त आप बाहर देखते हैं. द रूम यू आर इन, जिस रूम के अंदर आप हैं. द सन, द स्टार्स, द मून, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स के नाम लिए गए या बाकी भी जितनी भी चीजें हमारी सराउंडिंग्स में हमें नजर आती हैं, ये सारी की सारी एटम्स से मिलकर बनी है. ऑल दीज आर मेड अप ऑफ एटम्स. इवन बताया कि योर बॉडी इज मेड ऑफ एटम्स, आपका जिस्म जो है ये भी एटम से मिलकर बना है. आपने देखा कि सेल्स जो हैं दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो सेल तो बड़े बड़ा हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. अगर आप सेल से पीछे आते हैं, एटम के लेवल पे आते हैं, एटम और सेल के दरमियान देखें कितने लेवल्स हैं. मैं इसको आपको बताता हूँ कि एटम्स आपस में मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं. ये जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह आप पढ़ते हैं, ये कंपाउंड्स हैं जो एटम्स से मिलकर बनते हैं. तो बेटे ये कंपाउंड्स आपस में मिलकर ऑर्गेनल्स बनाते हैं. ऑर्गेनल्स कौन से हैं? सब सेलुलर पार्ट्स, सेल के अंदर पाई जाने वाली चीजें वो इन कंपाउंड से मिलकर बनती हैं. और ऑर्गेनल्स जो हैं वो आगे सेल बनाते हैं, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, सेल को. तो आपने देखा कि उससे पहले कुछ स्टेजेस आ रहे हैं, फिर एटम आ रहा है. तो सेल्स आगे जो है वो मिलकर आपको मालूम है कि टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज फिर ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स आगे ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम जब इकट्ठे काम करें तो ऑर्गेनिज्म बनता है. और ऑर्गेनिज्म एक ही तरह के सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो किसी एक जगह पाए जाएं, दैट कैन रिप्रोड्यूस विद ईच अदर, उसको बेटे क्या कहते हैं? स्पीशीज. बेटे स्पीशीज कहते हैं. मैं अपर लेवल की बात कर रहा हूँ. स्पीशीज कहते हैं. और एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म जो किसी एक जगह पाए जाते हैं, वो किसी खास टाइम में ये उस जगह की उस वक्त की पॉपुलेशन कहलाती है. और अगर बाकी भी सारी पॉपुलेशन को हम इकट्ठा कंसिडर करें तो वो कम्युनिटी बनती है. कम्युनिटी. इसी तरह सारी कम्युनिटीज जो हैं, हम पार्ट ऑफ अर्थ की बात करें कि जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं तो वो बायोस्फीयर कहलाता है. बायोस्फीयर. तो ये मैंने आपको लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे बताए हैं, जिसमें एटम जो है वो नीचे आ रहा है. इवन एटम के आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. तो यहाँ भी हम एटम को डिस्कस कर रहे हैं. ये मुख्तलिफ चीजें आपने देखा कि ये एटम से मिलकर बनी हैं. इसी तरह बॉडी के अंदर बताया कि मेनली एलिमेंट्स कौन से पाए जाते हैं. हाँ, एलिमेंट क्या चीज है? बट याद रखें, एलिमेंट वो सब्सटेंस है जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है. एलिमेंट के अंदर सारे एटम एक ही तरह के होते हैं. हमारी बॉडी में जो ज्यादातर एलिमेंट्स हैं वो 3 किस्म के हैं: कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये 3 एलिमेंट्स. इसी तरह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी चूंकि प्रोटीन का अहम हिस्सा है, नाइट्रोजन को साथ कंसीडर करें. तो ये जो आपको 4 एलिमेंट बताए गए हैं, कार्बन,
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी का। ताकि यू डोंट लुक लाइक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स। कहा कि ये सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं, लेकिन हम इनमें से किसी भी एलिमेंट जैसे नहीं लगते। तो वजह क्या है? जब एलिमेंट्स आपस में मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं तो ये केमिकल चेंजेस होती हैं, क्योंकि वो केमिकली आपस में मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। तो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज उसको बनाने वाले कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती हैं। इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। वाटर को लें। वाटर जिसको हम पीने में इस्तेमाल करते हैं, पानी, ये बड़े हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसें हैं, कलरलेस गैसें हैं दोनों। हाइड्रोजन खुद जलती है, ऑक्सीजन जलने में मदद देती है। जब केमिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले तो वाटर बनता है। अब वाटर देखिए लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, वो गैसें थी, ये लिक्विड है। हाइड्रोजन खुद जलती थी, ऑक्सीजन जलने में मदद देती थी। पानी ना खुद जलता है ना जलने में मदद देता है, बल्कि जलती हुई आग को बुझा देता है। तो प्रॉपर्टी चेंज होगी ना। तो याद रखें, जब भी एलिमेंट्स केमिकली आपस में मिलेंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे, तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। यही वजह है कि हम किसी एलिमेंट जैसे नहीं लगते, हालांकि ये सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं, हमारी बॉडी को बना रहे हैं। आगे यही बात आपको बता रहे हैं कि वजह क्या है कि एटम्स कैन फॉर्म डिफरेंट मटेरियल्स डिपेंडिंग ऑन द वे दे आर जॉइंट टुगेदर। एटम्स आपस में मिलकर डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल कैसे बनाते हैं, ये उस वे पे डिपेंड करता है जिस वे में वो आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं। उनके मिलने के जो तरीके हैं वो डिफरेंट हैं, इस वजह डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिलते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। आपको यहाँ पे बताया गया कि ऑल्दो दीज मॉडल्स आर both made from the elements carbon, hydrogen and oxygen, elements are put together in different ways। आप देखें ये चीजें देखने में एक दूसरे से डिफरेंट लग रही हैं, तो वजह क्या है कि इनको बनाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में डिफरेंट वेज में मुख्तलिफ तरीकों से मिले हैं, इस वजह से ये एक दूसरे से डिफरेंट है। You are probably familiar with the little plastic building blocks। प्लास्टिक बिल्डिंग ब्लॉक, ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, बच्चे खेलते हैं। आप लोग भी लाजिम बात है कि खेला करते होंगे इनके साथ, ब्लॉक्स के साथ। दैट कैन बी इजीली जॉइंट टुगेदर विद अ पुश और सेपरेटेड विद अ पुल। कि उनको पुश करके एक दूसरे के साथ जॉइन कर लेते हैं, एक दूसरे में फिट कर लेते हैं, फिर उनको खोल सकते हैं। तो ये जो ब्लॉक्स हैं दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक। और प्लास्टिक कौन सा? पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर प्लास्टिक का नाम है। प्लास्टिक की किस्म जैसा पॉलीथीन होता है, पॉलीस्टाइरीन होता है, ये प्लास्टिक की किस्में हैं। तो पॉलीएस्टर प्लास्टिक के वो बने होते हैं। ये पॉलीएस्टर इन एलिमेंट्स से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। आगे वुड का बताया कि वुड कंप्लीटली डिफरेंट मटेरियल है, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनती है लकड़ी जो है। लेकिन वुड के अंदर एलिमेंट्स जो हैं दे आर पुट टुगेदर इन डिफरेंट वेज टू गिव अ टोटली न्यू मटेरियल। मुख्तलिफ तरीकों से मिलते हैं और बिल्कुल एक नया मटेरियल बन जाता है विद अ कंप्लीटली डिफरेंट अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज, जिसकी अपीयरेंस भी मुख्तलिफ हैं, उनकी उसकी प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ हैं, क्योंकि ये जिसके जो कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं ये केमिकली आपस में मिले होते हैं। बट मैंने आपको एटम्स के बारे में बताया है और एटम्स की आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन को बताया है कि उनकी प्रॉपर्टीज इसलिए डिफरेंट होती हैं क्योंकि वो केमिकली मिलते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? बड़े क्वेश्चन बताएंगे कि एटम से मिलकर कंपाउंड्स बनते हैं, तो कंपाउंड्स एटम्स सॉरी एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं, तो एलिमेंट्स जैसे क्यों नहीं नजर आते, उनसे डिफरेंट क्यों नजर आते हैं? कौन बता सकते हैं? हाथ खड़ा करें। सर क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। क्यों चेंज होती है? मैंने ये बताया, प्रॉपर्टी बाकी चेंज होती है, क्यों चेंज होती है? तो क्या जब दो चीजें मिलती हैं तो इस वजह से? तो दो चीजें तो वैसे भी आप मिला सकती हैं, आप साल्ट और सैंड को आपस में मिला दें, मिक्स कर दें, उसमें साल्ट भी नजर आता है, सैंड भी नजर आती है, हम फिल्टर करके सर पानी में हल करें। यस,
क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप? सर बेटे ये जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म कंपाउंड्स. कंपाउंड्स डोंट लुक लाइक एलिमेंट्स. व्हाट्स द रीजन? कि एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन कंपाउंड्स एलिमेंट जैसे नजर नहीं आते, वो डिफरेंट होते हैं. If not clear, I shall explain Because it again. एलिमेंट Yes. और कंपाउंड में डिफरेंट टाइप. दोबारा बोलेंगे? एलिमेंट्स में सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स यूज होते हैं एंड कंपाउंड में डिफरेंट. बेटा सुन लें, एलिमेंट्स आपस में जब केमिकली मिलते हैं तो केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं. सिर्फ केमिकल चेंज की बात करेंगे. केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान केमिकल चेंज अकर करती है, और जब केमिकल चेंज आ जाए तो कंपाउंड बनते हैं. कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं एलिमेंट से. आपने बेटे रीजन बतानी है केमिकल कॉम्बिनेशन, इसकी रीजन है जिसमें केमिकल चेंज आती है. डिस्कवरिंग एटम्स. ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस 460 to 3 से पीछे चले 361 बीसी जो है इसका ये उसका पीरियड है. He first put forward the idea of atoms. एटम्स का जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने पेश किया था. उसने क्या किया कि ही ग्राउंड, ये ग्राउंड जो है ये ग्राइंड की सेकंड फॉर्म है ग्राउंड. ही ग्राउंड अप different materials until he had a fine powder which could not be broken down any smaller. उसने मटेरियल को ग्राइंड किया, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को लेकर ग्राइंड किया, बारीक करता गया until ऐसे पार्टिकल्स पे पहुंचा जिनको मजीद वो डिवाइड नहीं कर सकता था, तो उनको उसने एटम का नाम दे दिया. जो एटम जो है ये ग्रीक वर्ड एटॉमस से डिराइव्ड है, ATOMOS, एटॉमस. एटॉमस का मतलब होता है इनडिविजिबल. तो एटम का नाम इन पार्टिकल्स को उसने इस वजह से दिया बिकॉज ही थॉट दैट नाउ दीस पार्टिकल्स कांट बी डिवाइडेड फर्दर सब डिवाइडेड. तो उसने कहा इन पार्टिकल्स को मजीद हम सब डिवाइड नहीं कर सकते, तो इन पार्टिकल्स को उसने एटम्स का नाम दे दिया, मींस इनडिविजिबल. तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट किसने दिया? एटम का कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दिया? ईशल नदीम. ग्रीक फिलोसोफर. ईशल. मैं बाकी बच्चों से जैसे पूछूंगा वो बताया. फातिमा सज्जाद. यस सर. एटम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया? सर ग्रीक फिलोसोफर ने डेमोक्रिटस. यस, डेमोक्रिटस ग्रीक फिलोसोफर ने एटम का कॉन्सेप्ट दिया. उसने कहा मटेरियल को ग्राइंड करते हुए उसने कहा कि ऐसे पार्टिकल्स जिनको मजीद हम डिवाइड नहीं कर सकते छोटे पार्टिकल्स में, तो वो एटम्स कंसीडर किए उसने. देन 1808 में इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन, he suggested from the experiments he had carried out that each chemical element is made up of different atoms and that elements are different because they are made up of different atoms. अब जॉन डाल्टन की बात सुन लें कि 1808 में उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें उसने देखा कि हर एलिमेंट जो है केमिकल एलिमेंट वो डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है. जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट के अंदर एटम्स दूसरे से डिफरेंट हैं. किसी एक ही एलिमेंट को लें, उसके सारे एटम आपस में एक जैसे हैं, लेकिन अदर एलिमेंट्स के एटम्स से डिफरेंट हैं. और उसने कहा कि एलिमेंट्स में फर्क जो है वो भी इसी वजह से है क्योंकि उनके अंदर एक दूसरे से डिफरेंट एटम पाए जाते हैं. ये एलिमेंट्स एक दूसरे से क्यों डिफरेंट हैं? बड़े जल्दी बोला करें. बिकॉज उनके अंदर एक दूसरे से डिफरेंट एटम्स होते हैं. बिल्कुल ठीक, उसके अंदर डिफरेंट एटम्स पाए जाते हैं एक दूसरे से. Then in 1911 न्यूजीलैंड बोर्न फिजिसिस्ट, न्यूजीलैंड में पैदा होने वाले फिजिसिस्ट अर्नस्ट
Rutherford. He discovered that atoms have tiny dense nucleus. रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया एटम के अंदर 1911 में. Who discovered nucleus? Rutherford. Rutherford. Okay. Anaya, Avais, Yes, sir. बेटे न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? Sir, M.S. Rutherford. रदरफोर्ड. किस सन में किया? Sir, in 1911. 1911. Okay. Ishal Kashif. Ishal Kashif is there? Not present. Sir. बड़े सब बच्चे जो क्लास में हैं अटेंटिव हैं, किसी से भी मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. नाउ व्हाट इज इनसाइड एन एटम? अब हमने एटम का स्ट्रक्चर देखना है. आप तो बताया कि द वर्ड एटम मींस इनडिविजिबल. एटम का वर्ड तो पार्टिकल के लिए यूज किया गया, जिसको कहा गया था कि मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये उस वक्त की बात थी. नाउ वी नो दैट एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. एटम में मजीद छोटे पार्टिकल मौजूद हैं. If we could pull an atom apart, we would see that it is made up of three important particles. कहा कि अगर हम एटम को खींच कर इसके हिस्सों को अलग-अलग कर सकें तो हमें पता चल सकता, अगर कर सकते तो पता चल सकता कि इसमें छोटे-छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं. और ये पार्टिकल्स क्या हैं, कौन से हैं? मेजर पार्टिकल्स आपको तीन बताए गए हैं: प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं एटम के अंदर. इसके अलावा भी याद रखें और बहुत ज्यादा पार्टिकल्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन मेजर जो पार्टिकल्स, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के, वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं. नाउ डिफरेंट जो एटम्स हैं वो डिफरेंट नंबर ऑफ दीज पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं. एवरी एटम कंटेन्स अ न्यूक्लियस. हर एटम के अंदर जो है एक न्यूक्लियस पाया जाता है. एलिमेंट्स में डिफरेंट एटम्स में डिफरेंस कैसे आता है? डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनमें डिफरेंस किस वजह से आता है? इन थ्री पार्टिकल्स की तादाद की वजह से फर्क आता है. एवरी एटम कंटेन्स अ न्यूक्लियस. हर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है. यूजुअली बताया कि मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं. ये देखें आपके डायग्राम में जो शो किया गया, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं. और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? दे मूव रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस. ये देखें डिफरेंट ऑर्बिट्स शो किए, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ये आपको शो किए गए यहाँ पे ऑर्बिट्स 3 प्लेन्स में. तो एटम का स्ट्रक्चर क्या हुआ? सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर, जिन्हें शेल्स कहा जाता है. शेल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं. और ये एलिप्टिकल होते हैं शेप में. एलिप्टिकल क्या होते हैं? एक होते हैं सर्कुलर जिसका यूनिफॉर्म रेडियस है, और एक होती है ओवल शेप, जैसे एग की शेप है ना, वो ओवल शेप कहलाती है. अगर ओवल से भी थोड़ी सी लंबी शेप, एलांगेटेड शेप हो जाए तो इसे कहते हैं एलिप्टिकल. ठीक है, एलिप्टिकल. बट स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. Okay. Sure. Next, if an atom was enlarged until it was the size of a football pitch, the nucleus would be the size of a pinhead on the center support. कि अगर एटम को enlarge करें, बड़ा करें, कितना बड़ा करें कि वो फुटबॉल पिच जितना बड़ा हो जाए. ये फुटबॉल पिच क्या होती है? मालूम है किसी को फुटबॉल Where पिच the का? football is played. बिल्कुल ठीक. सरफेस, वो सरफेस ऑफ ग्राउंड जिसके ऊपर फुटबॉल प्ले किया जाता है उसे फुटबॉल पिच कहते हैं. बट इसके साइज का अंदाजा है आपको? इसका साइज तकरीबन 100 फीट जो है इसकी विड्थ होती है, और तकरीबन 130 to 150 फीट इसकी
लेंथ होती है, यानी इतना बड़ा साइज होता है इस पिच का। तो कहा कि अगर एटम को एनलार्ज किया जाए, मैग्नीफाई किया जाए और फुटबॉल पिच जितना साइज इसका कर दिया जाए, तो इसका न्यूक्लियस कितनी जगह पे आएगा? न्यूक्लियस वुड बी द साइज ऑफ अ पिन हेड ऑन द सेंटर स्पॉट। तो उस इतनी बड़ी जो शेप बनेगी एटम की उस वक्त, जो फुटबॉल पिच जितनी बड़ी होगी, उसके सेंटर में बारीक सा स्पॉट होगा, जितना एक पिन का हेड होता है, ठीक है, कॉमन पिन होती है ना, उसका जितना हेड होता है, सिरा होता है, वो बहुत ही बारीक होता है, तो न्यूक्लियस इतना साइज में होगा। You can imagine how much smaller is the size of nucleus as compared to the size of atom. Most of an atom जो है, it is an empty space. Most part of the atom जो है, इन एटम का जो ज्यादातर हिस्सा है वो खाली होता है, empty space होती है। Protons and neutrons are about the same mass. ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का मास आपस में तकरीबन एक जैसा होता है, बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मच लाइटर। इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही कम होता है। आप याद रखें कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास का 1836वां हिस्सा होता है, 1836 टाइम्स लाइटर है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, और 1840th पार्ट है न्यूट्रॉन का, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा सा रहा है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स both carry a tiny electrical charge, with a proton having positive charge, electron having negative charge. बड़े इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स जो हैं ये न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। Sir, what is neutral? Yes, it is neutral. तो न्यूट्रॉन के ऊपर मैंने बताया कि कोई चार्ज नहीं होता। An atom that has equal number of protons and electrons is electrically neutral. अब एटम ओवरऑल न्यूट्रल कैसे हो गया? क्योंकि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर प्रोटॉन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। लिहाजा एटम में जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज इक्वल हो आपस में, उनको ऐड करें तो जीरो आंसर आता है। यही वजह है कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल है। नेक्स्ट आपको एलिमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट इज अ मटेरियल दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट वो मटेरियल है जिसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं, और सो फार तकरीबन 117 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, बल्कि 118th भी डिस्कवर हो चुका। तो सम ऑफ दीज आर वेरी रेयर, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही कम पाए जाते हैं। रेयर क्या होते हैं? बहुत ही कम मिकदार में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको रेयर कहा जाता है, रेयर एलिमेंट्स। और 118th एलिमेंट का मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका मेंशन नहीं है, ऑर्गेनेसन उसका नाम है, ऑर्गेनेसन, ऑर्गेनेसन, OGANESSON, ऑर्गेनेसन उसे कहते हैं, OG उसका सिंबल है, OG। तो 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं अब तक। एनी क्वेश्चन? सर ऑर्गेनिज्म क्या है? बड़े ऑर्गेनिज्म 118th एलिमेंट है, जैसा ये 117 एलिमेंट लिखे ना यहाँ पे, ये डिस्कवर हो चुके हैं। ये तो पहले की बुक लिखी हुई है ना, तो उस वक्त 117 थे, अब तो 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। ऑर्गेनिज्म जो है 118वां एलिमेंट है। सम ऑफ दीज आर वेरी रेयर, यानी इनमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत कम पाए जाते हैं, नायाब जिन्हें कह सकते हैं। सम आर मैन मेड, कुछ इंसान के बनाए गए हैं, यानी मसनूई तौर पे तैयार किए गए हैं। वाइल अदर एलिमेंट्स जो हैं जैसे कॉपर है, सोडियम है या क्लोरीन है, दे आर कॉमन, यानी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। एलिमेंट क्या होता है? हु विल डिफाइन एट एलिमेंट? रेज हैंड्स। कुछ वक्त व्हाट इज एलिमेंट? सारा हसन। Sir, a material Element is that made up of one type of Okay. atom is called material
ठीक है बेटे, जैसे पूछो वो बताएं बेहतर है। तो एलिमेंट वो मटेरियल है जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है, और डिफरेंट एलिमेंट्स एक दूसरे से इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। Atoms differ from one another because they are made up of different number of protons, neutrons and electrons. Atoms के अंदर protons, neutrons और electrons की तादाद different होती है। कौन से atoms? जो different elements के होते हैं। ठीक है, जो different elements के atoms हैं उनमें electron, proton, neutron की तादाद different होती है। Smallest atom of all, it is the hydrogen gas. That of हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के जो एटम्स हैं ये सबसे छोटे एटम हैं। इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन की जो आम फॉर्म है, जिस फॉर्म में हाइड्रोजन पाई जाती है, प्रोटियम उसे कहते हैं, उसमें एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करता है। लार्जेस्ट नेचुरली अकरिंग एटम जो है दैट वी नो अबाउट, इट इज यूरेनियम। सबसे बड़ा एटम यूरेनियम का, and it has 92 protons and 92 electrons. इसमें 92 protons और 92 electrons होते हैं। It is the number of protons that makes the difference between atoms. बताया कि ये protons की तादाद का different होना है जैसे different atoms बनते हैं, और ये जो number है protons का, इसे atomic number कहते हैं। Number of protons present inside an atom is called its atomic number. Each element has different atomic numbers. क्योंकि प्रोटॉन की तादाद हर एटम में डिफरेंट होती है, इसलिए एटॉमिक नंबर हर एटम का, हर एलिमेंट का डिफरेंट होगा। हर एलिमेंट की बात करेंगे तो because there are always the same number of protons and electrons in an atom. एटम के अंदर प्रोटॉन्स और जो म्यूट हो जाएगा जिसकी तरफ से शो हो तो म्यूट हो जाएगा। बताया कि चूंकि प्रोटॉन्स की तादाद डिफरेंट एलिमेंट्स में जो है वो डिफरेंट होती है, और किसी एक एलिमेंट की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सारे एटम्स में एक जैसे होते हैं, लिहाजा एटॉमिक नंबर जो है ये प्रोटॉन्स की तादाद ही होती है। आगे आपको बताया जा रहा है कि because there are always the same number of protons and electrons in an atom, if we know atomic number we also know how many electrons an atom has. अगर हमें एटॉमिक नंबर का पता हो, हम ये भी बता सकते हैं कि उस एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की तादाद के इक्वल होता है, और न्यूट्रल एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद आपस में इक्वल होती है। It is the way the electrons are arranged around the nucleus which determines the properties of an atom or of an element of which it is a part. चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के अराउंड अरेंज्ड होते हैं, और इस अरेंजमेंट से एटम्स की या एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर डिटरमिन्ड। जिस एलिमेंट के अंदर वो मौजूद हैं उसकी प्रॉपर्टीज उन इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है जो कि उस एटम के अंदर मौजूद होते हैं। एटम में कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट शेल्स में पाए जाते हैं। Any question from your side about atomic number? बेटे ये भी नोट रखें, जैसा प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की टोटल तादाद को मैस नंबर कहते हैं। बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे ये चीजें आप। मैस नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की टोटल तादाद जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। नाउ व्हाट आर शेल्स? इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल्स के बारे में बताया जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। ड्राइंग्स ऑफ एटम्स लाइक द वन, ये जैसे कि पीछे आपने देखी भी है, ये जो ड्राइंग एटम की है, एटम को ड्रा करना, यूजुअली शो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को शो किया जाता है कि वो न्यूक्लियस को ऑर्बिट कर रहे होते हैं, मींस के न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट पाथ्स पे मूव कर रहे होते हैं, जिन्हें इन पाथ्स को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। रादर लाइक प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन, तो बिल्कुल इसी तरह लगते हैं जैसे सूरज के गिर्द प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं।
This is not really a true picture of how electrons orbit the nucleus. इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड कैसे ऑर्बिट करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे नहीं जैसा कि पेज के ऊपर हम उसको शो कर सकें। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सॉलिड बॉल्स, बेटे कोई सॉलिड पार्टिकल्स नहीं है, सॉलिड बॉल्स की तरह नहीं है, बल्कि क्या है, बट बंडल्स ऑफ एनर्जी दैट मूव ऑलमोस्ट एज फास्ट एज लाइट, जितने स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि कितनी बनती है 3000 लाख मीटर बनता है, जो कि आप कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर उन्हें हम कह सकते हैं लाइट की स्पीड को। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में लाइट ट्रेवल करती है, ये उसकी स्पीड है। 3 × 10⁸ आप 1000 से डिवाइड करें तो बन जाता है 3 × 10⁵, जो कि बनेगा 3 लाख। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये लाइट की स्पीड है। तो बताया कि इलेक्ट्रॉन्स इतनी स्पीड से ट्रेवल करते हैं। We have no idea where they are at any one instant, किसी भी लम्हे वो कहाँ पे होंगे हमें इसका कोई आइडिया नहीं हो सकता। However, we do know that the electrons whiz around the nucleus of an atom in different layers called shells. Electrons are found around the nucleus in different shells. इतना जरूर आइडिया है कि न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट शेल्स में वो लोकेट किए जा सकते हैं। शेल्स क्या, वो रीजन्स न्यूक्लियस के बाहर जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने का चांस होता है। सेल्स आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन एनर्जी लेवल्स। जो शेल्स हैं ये एनर्जी लेवल्स में अरेंज्ड हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं इनके। व्हेन वी ड्रॉ एन एटम वी शो दीज एनर्जी लेवल्स और शेल्स एज सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस। कि जब भी हमने एटम को ड्रा करना होता है तो हम एनर्जी लेवल्स को सर्कल्स की सूरत में ड्रा करते हैं। The nearer a circle is to the nucleus, the lower the energy level. जितना कोई एनर्जी लेवल जो है न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी उसकी एनर्जी कम होती है। लोएस्ट एनर्जी लेवल जो है the one nearest to the nucleus, इसको K शेल कहते हैं। सबसे पहले शेल को K शेल कहते हैं, जो न्यूक्लियस के करीब तरीन है और सबसे कम एनर्जी होती है इसकी। इसके बाहर वाला L शेल होता है, उसके बाहर वाला M शेल होता है, देन NO वगैरह। It can hold only 1 or 2 electrons. पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। अब देखो ना, अगर हाइड्रोजन का एटम है तो उसमें है ये 1 इलेक्ट्रॉन, वैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। Second shell with a second energy level is called L shell. It can hold up to 8 electrons. Third energy level M shell है, that can hold maximum of 8 electrons. वैसे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद वेरी करती है, अब बाहर से जाएंगे ज्यादा तादाद होती है। 2 1 स्क्वायर फार्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। तो तीसरे शेल में उन्हें 18 इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करने चाहिए थे। 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड शेल में होते हैं। फिलिंग द एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसी होती है इन एनर्जी लेवल्स में। पता है कि इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स फिल द एनर्जी लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी लेवल। के शेल से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, अगर दूसरा आता है वो भी इसी में जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन से ये फिल हो गया। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जाएगा, दूसरा शेल जब फिल हो गया तो फिर तीसरा शेल स्टार्ट होगा। बताया कि when this is filled with 2 electrons, the next electron goes to L shell. When L shell is full with 8 electrons, then the electrons begin to fill the M energy level. इन इस सीक्वेंस में और जो शेल्स हैं वो फिल होते हैं। We have already seen as there are always the same number of protons and electrons in an atom. So atomic number also tells us how many electrons in an atom are there. सर अगेन मीटिंग ज्वाइन करनी है। हाँ जी, कर लेंगे 2-4 मिनट। किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके एटॉमिक नंबर से हमें पता चल सकता है। फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद हैं और 6 इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं। 2 ऑफ दीस इलेक्ट्रॉन बेटे रीजन कर सकते। आपको मैं बता रहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन के केस में बताया जा रहा है जिसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में है, जो पहला शेल था ये देखें
2 इलेक्ट्रॉन इस शेल में आए हैं और बाकी कितने रह गए 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल इसके 6 थे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देखें एल शेल में जा रहे हैं। अब एल शेल में कैपेसिटी तो 8 इलेक्ट्रॉनों की है, लेकिन हमारे पास कार्बन के केस में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बचे थे, क्योंकि टोटल 6 थे, 2 पहले में आ गए थे, 4 बाकी बचे थे। स्टूडेंट्स ही नहीं है हाँ जी, पूछें क्या पूछें? सर, मैंने कहा अभी क्लास में स्टूडेंट्स ही नहीं है, 2 स्टूडेंट्स हैं बस। 4 बच्चे आ चुके हैं। तो ये बेटे कार्बन की इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसी तरह ये आपको दूसरी एग्जांपल सोडियम की दी जा रही है। सोडियम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन्स हैं, ये दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और 11 बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं। उनमें से देखें बेटे 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में आए, तो के शेल कंप्लीट हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन एल शेल में है, एल भी कंप्लीट हो गया। अब 8 + 2 क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से हमने अकोमोडेट कर दिए। लेकिन उसमें थे 11 इलेक्ट्रॉन, तो 11वां जो इलेक्ट्रॉन है 11वां इलेक्ट्रॉन वो एम शेल के अंदर चला गया। जैसे कोई शेल खत्म होता है तो उससे बाहर वाला शेल शुरू हो जाता है। तो ये बाहर वाले शेल में देखें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गया है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 था, 11 इलेक्ट्रॉन थे जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जिनको। क्लियर है? अरेंजमेंट क्लियर है आपको? Yes, sir. स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल बताया कि इस दैट ऑफ सोडियम, जिसको मैंने अभी डिस्क्राइब किया, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो मास नंबर इसका जो है वो 23 है, जिसको एटॉमिक मास कह रहे हैं ना, यही मैं मास नंबर आपको बता रहा था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद होती है, इसमें देखिए 12 न्यूट्रॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन है, तो प्लस करो तो 23 बनता है। तो ई सोडियम एटम कंसिस्ट ऑफ 11 प्रोटॉन्स, 12 न्यूट्रॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। एंड सोडियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन जो है आउट ऑफ 11 वो के एनर्जी लेवल में जाते हैं, जबकि एनर्जी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एल सेल में जाते हैं, और जो रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन है ये आउटर एम सेल में जाता है। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट सोडियम एटम की क्या बनती है KLM में 281। नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट कंट्रोल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। एटम की याद रखें केमिकल प्रॉपर्टीज इस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। एलिमेंट्स सच एज सोडियम है with only 1 electron in the highest energy level, जो सबसे बाहर वाला एनर्जी लेवल होगा वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल होगा, तो दे आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, ये बहुत ही रिएक्टिव हैं। ये यहाँ पे टेबल में आपको यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है कुछ एलिमेंट्स की, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर है, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम और कैल्शियम। ये इनके सिंबल्स दिए गए हैं पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में एटॉमिक नंबर है, तीसरे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद वैसे 2 होती है, लेकिन हाइड्रोजन में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन था तो इसलिए 1 आया, बाकी सब में देखें 2-2 इलेक्ट्रॉन आए पहले शेल में। सेकंड शेल इन 2 एलिमेंट्स के लिहाज से एम्प्टी है, क्योंकि उनके 2 इलेक्ट्रॉन इधर ही अकोमोडेट हो गए थे। लिथियम के केस में पहले दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया, बेरिलियम में 2 आया, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर जो है आप देखने के वो 4 था। इसी तरह एटॉमिक नंबर के बढ़ने से हर स्टेप 1-1 इलेक्ट्रॉन चूंकि बढ़ रहा है, तो सेकंड शेल में भी देखिए इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन मैक्सिमम 8 आ सकती थी, 8 से ज्यादा नहीं बढ़ी। जब 8 से ज्यादा तादाद हुई है, मतलब सोडियम का केस है, तो आपने देखा कि उसे अगले शेल में इलेक्ट्रॉन चला गया। अब उसे अगले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद देखें बढ़ती बढ़ती, जब उसमें यहाँ 8 तक पहुंची है तो इलेक्ट्रॉन उससे आगे जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बड़े नॉर्मल एलिमेंट्स के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनमें डी ऑर्बिटल आता है, डी ऑर्बिटल बाहर पाया जाता है एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, तो इस वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं गए, बल्कि उससे अगले शेल के इस ऑर्बिटल में चले गए इलेक्ट्रॉन। ये चीजें आपको केमिस्ट्री में बड़ी क्लासेस में एक्सप्लेन की जाएंगी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्यों नहीं पहले फिल हुए और उससे आगे वाले में क्यों गए हैं। मास नंबर और आइसोटोप्स के बारे में बेटे आपको बताया जा रहा है। वेरी सिंपल सी ये चीज है, मास नंबर और आइसोटोप्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं दे हैव मास, ये मैसिव पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन तो लाइटर होते हैं,
The more neutrons there are in an atom, the heavier it is. जितने न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे उतना उसका mass ज्यादा होगा. This affects the density and other physical properties of the element. Element की density भी इससे affect होती है, उसकी physical properties भी affect होती हैं. However, बताया कि neutrons do not have an electrical charge. इन पे charge तो नहीं होता, and they do not affect the chemical properties of elements. वो elements की chemical properties को affect नहीं करते. To find out how many neutrons there are in a nucleus, we need to know the mass number of the atom. अगर न्यूट्रॉन्स की हम तादाद फाइंड करना चाहते हैं तो हमें mass number का पता होना चाहिए. अगर हमें mass number का पता हो तो उसमें से हम प्रोटॉन की तादाद माइनस कर देंगे, यानी एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, तो न्यूट्रॉन्स की तादाद हमें मिल जाएगी, क्योंकि mass number में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल तादाद होती है. इससे हमें पता चलता है कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस. ये कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं. हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीडियम और गोल्ड की. ये एटॉमिक नंबर है और ये मास नंबर है. आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करते जाएं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाता है, न्यूट्रॉन्स की तादाद मिल जाती है. ऑल एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. देखिए प्रोटॉन की तादाद सारे एलिमेंट, एक एलिमेंट जो है उसके जितने भी एटम है उसमें सेम होती है. ये एटॉमिक नंबर है. However, they may have different number of neutrons. न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट एटम्स में डिफरेंट हो सकती है, हालांकि वो एक ही एलिमेंट के होंगे. मसलन कार्बन को देखें, कार्बन के एटम्स में 6 प्रोटॉन होते हैं हमेशा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 भी हो सकती है, कुछ में 7 होती है, कुछ में 8 होती है. Because neutrons do not affect the chemical properties of atom, all types of carbon atoms have same chemical properties. लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद से केमिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट नहीं होती, लिहाजा सारे जो कार्बन के एटम होंगे सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी. तो दीज डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ सेम एलिमेंट, इनको आइसोटोप्स कहा जाता है. पता है कि डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है, तो ये आइसोटोप्स कहलाते हैं. साइंटिस्ट नेम आइसोटोप्स बाय पुटिंग द मास नंबर इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आफ्टर द नेम ऑफ द एलिमेंट. अच्छा देखें, यूरेनियम को लिखना है तो यूरेनियम के बाद 235 लिखा, ये मास नंबर है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन की टोटल तादाद है. इन दिस केस बताया कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या है, 235 है, जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं. द कॉमनेस्ट आइसोटोप ऑफ एलिमेंट कार्बन जो है वो कार्बन 12 है. इसमें 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मास नंबर इसका क्या है, 12 है. इट मेक्स अप नियरली 99% ऑफ ऑल द कार्बन ऑन द अर्थ. यानी जमीन पर जितनी कार्बन पाई जाती है उसका 99% यही कार्बन 12 ही है. द टू अदर आइसोटोप जो कार्बन के हैं वो कार्बन 13 है, जिसमें 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन, और इसका मास नंबर 13 बनता है. इट मेक्स अप जस्ट ओवर 1% ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स कार्बन. सिर्फ 1% तकरीबन वर्ल्ड कार्बन का हिस्सा है. कार्बन 14 जो है इवन रेयरर है, इससे भी कम पाई जाती है. इसमें 6 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. आगे आपको बताया कि डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट दे बिहेव इन द सेम वे इन केमिकल रिएक्शंस, ऑल्दो दे मे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज न्यूट्रॉन्स की तादाद पर डिपेंड करती हैं, वो डिफरेंट होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और अरेंजमेंट पे डिपेंड करती हैं. वो सेम होती है सारे आइसोटोप्स में, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. All 3 isotopes of carbon, for example, they can combine with oxygen to form carbon dioxide, but only carbon 14 is radioactive. Carbon 14 radioactive है, बाकी radioactive नहीं है. तो chemical properties different है, chemical properties same है, physical properties से affect होती हैं. With that, we shall end our lesson. If any question you are to ask, you can. Any student? No, sir. Okay, बेटा, अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz, sir.